नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी अनुच्छेद 26 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं। तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। ठीक है, कभी कभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरा ना लिख करके क्वेश्चन में सिर्फ इतना रहेगा कि डीपीएसपी का अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि डीपीएसपी कौन से भाग में है, तो आप बताओगे भाग 4 में। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यह संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं राज्य के पास संसाधन होंगे तो प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर राज्य के पास संसाधन होंगे तो प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोजगार देना, चिकित्सा देना, खाना प्रदान करना सबके लिए संभव नहीं है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं आगामी सरकारों के लिए नीतियां बनाने के लिए निर्देशों का वर्णन है जब उनके पास संसाधन हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डीपीएसपी बनाम मौलिक अधिकार, दोनों में अंतर देखेंगे। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में हम लोग अंतर देखेंगे। क्या देखते हैं कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा। राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा क्या, ये है हमारा डीपीएसपी। ओके, राज्य पर बाध्यकारी है। राज्य पर बाध्यकारी क्या, फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो फंडामेंटल राइट क्या है, राज्य पर बाध्यकारी है, और डीपीएसपी राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा, वह बाध्यकारी नहीं है। और देखते हैं वाद्य योग्य नहीं है। वाद्य योग्य क्या नहीं है, डीपीएसपी ये हमारा वाद्य योग्य नहीं है, इसके लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वाद्य योग्य है तो ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या समझा, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में अंतर समझा। पहले पॉइंट को हमने समझा राज्य की इच्छा पर निर्भर है, तो राज्य की इच्छा पर निर्भर है क्या, डीपीएसपी राज्य की इच्छा पर निर्भर है, उसके पास संसाधन होंगे तो आपको प्रोवाइड करेगा। बट फंडामेंटल राइट्स क्या है, राज्य पर बाध्यकारी है। ठीक है, वाद्य योग्य नहीं है, तो हमारा डीपीएसपी ऐसा है जो वाद्य योग्य नहीं है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है ये वाद्य योग्य है। इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राज्य के रूप। देखिए, राज्य के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा ये पुलिस राज्य। ठीक है, पुलिस राज्य का काम क्या होता है, संपत्ति की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना और नीतियां बनाना। ठीक है, पुलिस राज्य का यानी पुलिस स्टेट का काम क्या है, संपत्ति की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना, नीतियां बनाना। दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य। अब लोक कल्याणकारी राज्य क्या करेगा, देखो, रोजगार प्रदान करना, शिक्षा की व्यवस्था, पेंशन सुविधा, सब्सिडी देना। ठीक है, जनता का कल्याण करना और रक्षा करना। ठीक है, अब देखिए, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का कार्य डीपीएसपी के पास है। तो भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का कार्य किसके पास में है, डीपीएसपी के पास में है। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्य की परिभाषा। पहला अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 36। डीपीएसपी का सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिकल 36, राज्य की परिभाषा। देखिए,
नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 12 के समान, जो भाग 3 में क्या है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 में, ठीक है, जो परिभाषा दी गई है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 में, जो भाग 3 में क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में ही हमें राज्य की परिभाषा दी गई थी, ठीक है। सेम वही डीपीएसपी के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर पॉइंट देखते हैं, सरकार, सरकारी संस्थाएं, सरकार का अंशदान से चलने वाली संस्थाएं, ठीक है। राज्य की परिभाषा में क्या नहीं आया है, क्या शामिल नहीं है? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी ये लाइन है, न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। राज्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? तो आप बोलोगे न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं है। फिर हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 37, डीपीएसपी की प्रकृति देखते हैं कैसी है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और डीपीएसपी के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, देश के शासन के लिए मूलभूत है, या देश के शासन को चलाने के लिए मूलभूत है, ठीक है। फिर हम लोग 36 के बाद 36 हम लोगों ने पढ़ा, फिर 37 पढ़ा, और अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याण व सामाजिक व्यवस्था। राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य में क्या है? सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या है? सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और यही तीनों न्याय आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में भी वर्णित है, यही प्रस्तावना में भी पढ़ा है ना इन्हीं तीनों न्याय को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 38 का 2, सब क्लॉज 2, आर्टिकल 38, इसमें क्या दिया है? 38(2) में क्या दिया है? असमानताओं को कम करना, राज्य आय की असमानताओं को कम करने के लिए तथा विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों के मध्य प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। जहाँ पे असमानताएं हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। राज्य प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसर की असमानता को दूर करेगा। कौन? राज्य प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसर की असमानता को दूर करेगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अनुच्छेद 39A यानी आर्टिकल 39A में क्या है? राज्य स्त्री तथा पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 39A में क्या है? राज्य क्या करेगा? स्त्री तथा पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा। अनुच्छेद 39B या आर्टिकल 39B, इसमें क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 39C में क्या है? उत्पादन तथा धन का संकेंद्रण ना हो। देखिए अनुच्छेद 39 या आर्टिकल 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। जैसे 39A क्या कहता है, या 39 अनुच्छेद 39A बोलता है कि राज्य स्त्री तथा पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के
पर्याप्त साधन जुटाएगा। 39B कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण। अनुच्छेद 39C उत्पादन तथा धन का संकेंद्रण ना हो। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं 21A। यहाँ पे देखिए A कैपिटल है और यहाँ 39B, B क्या है, स्मॉल है। तो ये कैपिटल कब होते हैं और स्मॉल क्यों होते हैं, कब होते हैं, मतलब इनके बारे में समझना है। अगर लेटर कैपिटल में है तो नया जोड़ा गया है। ठीक है, जब भी हम लोग संविधान पढ़ेंगे, संविधान की पुस्तक में हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी पढ़ ही रहे हैं, और जहाँ पे भी हम लोग ऐसा देखेंगे कि सब क्लॉज कैपिटल में है, तो इससे हम ये रिलेट करेंगे या ये समझ पाएंगे लेटर कैपिटल है तो नया जोड़ा गया। बस इतना समझना, अगर कैपिटल है तो नया जोड़ा गया है, अगर लेटर स्मॉल है, अगर लेटर स्मॉल है तो पहले से है। यानी संविधान जब बना था उस समय से लेकर वो आर्टिकल है। ठीक है, पहले से है। अगर कैपिटल लेटर में मिलता है सब क्लॉज तो आप ये समझिएगा कि नया जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 39D यानी अनुच्छेद 39D, पुरुष तथा स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पुरुष तथा स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 39 का D। फिर देखो अनुच्छेद 39E यानी आर्टिकल 39E क्या कहता है, कर्मकारों एवं बालकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, जो कर्मकार हैं या बालकों के स्वास्थ्य एवं शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जाए। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39E, अनुच्छेद 39F। ठीक है, अनुच्छेद 39E, 39F, ये अनुच्छेद कौन से हैं, बाल श्रम को रोकते हैं, बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान हैं। ठीक है, ये चारों अनुच्छेद। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 39F, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण के स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधा दी जाए तथा इनकी नैतिक एवं आर्थिक शोषण से रक्षा की जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी। ठीक है, बच्चों के लिए यहाँ मिड डे मील और आंगनवाड़ी से दलिया वगैरह प्रोवाइड की जाती है ना, तो वही 39F कहता है बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण के स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधा दी जाए तथा इनकी नैतिक एवं आर्थिक शोषण से रक्षा की जाए। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 39A। अब देखो हम लोग अनुच्छेद 39 क्या क्या पढ़ा, देखो ऊपर एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखो 39A, अब यहाँ पे देखना ये ABCDEF तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मूल संविधान मतलब पहले से है, संविधान में ये आर्टिकल पहले से हैं। 39A, 39B, 39C, 39D, 39E और 39F। ठीक है, तो ये सब लेटर कैसे है, सब क्लॉज इसका लेटर कैसा है, स्मॉल है, तो ये संविधान में पहले से हैं। अब हम लोग देखते हैं 39 कैपिटल A, सब क्लॉज कैपिटल A, कैपिटल में है ना ये, तो यह क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कैपिटल में है तो संविधान में बाद में जोड़ा गया है, नया जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये नया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अब ये कब जोड़ा गया है, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। सभी को समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, विधिक सहायता मतलब फ्री वकील मिलेंगे। ठीक है, फ्री वकील प्रोवाइड किए जाएंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 39A जब A कैपिटल में हो, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये कब जोड़ा गया,
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसे अजमल कसाब, ठीक है, अजमल कसाब के केस में भी क्या है, इनको भी निःशुल्क विधिक सहायता यानी इनको भी फ्री वकील, निःशुल्क बिना पैसे के सरकारी वकील प्रोवाइड किया गया था इनके भी केस में, ठीक है। 39A को लागू करने के लिए नालसा 1987, नालसा का फुल फॉर्म होगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बना, ठीक है। कब बना? 1987 में, ठीक है। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कब बना? 1987 में, ठीक। अब ये नालसा को 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। बनके तो देखो 1987 में ही बन गया था, लेकिन जब लागू किया गया तो डेट कौन सी लागू की? 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। इसीलिए 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर को। बात समझ में आई? इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये इसका क्विक समरी है आर्टिकल 39 का। जैसे ऑल ह्यूमन लाइवलीहुड, जीविका के संसाधन किसमें है? 39A। 39B में क्या है? भौतिक संसाधन, ठीक है, क्या है? भौतिक संसाधन। 39C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का संकेंद्रण रोकना, वेल्थ, ठीक है। 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39E में क्या है? हेल्थ यानी स्वास्थ्य की रक्षा। 39F में क्या है? फेवरेबल इन्वायरमेंट, बालकों का विकास। अब इसके बाद में क्या है? 39A, ये नया जोड़ा गया था, फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। आपसे पूछेगा ग्राम पंचायतों का गठन कौन सा अनुच्छेद है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 40। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा। जैसे गांधीवादी तत्व, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। वर्तमान में देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायतें जोड़ी गई थी अनुच्छेद 11 में और भाग 9 में। पंचायत किस में मिलेगा? अनुच्छेद 11 और भाग 9 में। कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में, याद रखिएगा। और नगर पालिका कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ये भी 1992 में, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन से जुड़ा था? 74वें संविधान संशोधन से। अब ये नगर पालिका है किसमें? अनुसूची 12 और भाग 9A में है, ठीक। अब अनुच्छेद कैसे याद रखेंगे? पंचायतों का किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 243 से 243O तक क्या है? पंचायत है, ठीक है। नगर पालिका अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक क्या है? नगर पालिका है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक पंचायत है। पंचायत के बाद में तुरंत P के बाद O के बाद में P आता है, तो 243P से 243ZG तक क्या है? नगर पालिका है, ठीक है। पंचायत कब जुड़ा? 73वें संविधान संशोधन 1992, ये देखो है 73वां संविधान संशोधन 1992। और नगर पालिका कब जुड़ा? 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। अगर पूछा जाए पंचायत का अनुसूची कौन सी, तो अनुसूची 11 है पंचायत की और भाग 9 में अनुसूची है।
और अनुसूची 12 में क्या है, नगर पालिका है, और भाग 9A में है, और अनुसूची 12 में है क्या, नगर पालिका। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। राज्य काम तथा शिक्षा पाने के तथा रोजगारी, देखिए राज्य काम तथा शिक्षा पाने के तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निःशक्तता स्थिति में लोक सहायता के लिए प्रबंध करेगा। जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, निःशक्तता, लोक सहायता यानी पब्लिक एसेंटिस, ठीक। उसके बाद में क्या है, एक मिनट, अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, ठीक है। लोक सहायता पब्लिक असिस्टेंस है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। प्रसूति सहायता बोलते हैं मैटरनिटी लीव, ठीक है, मैटरनिटी लीव। न्याय संगत दशाएं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, राज्य जनता के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन, अवकाश तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है। निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन और अवकाश, तो ये सब किसमें है, अनुच्छेद 43, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करेगा कौन, राज्य। जनता के लिए काम, राज्य क्या करेगा, जनता के लिए काम। निर्वाह मजदूरी का मतलब ये होता है मिनिमम इस तरीके से मजदूरी, इतनी मजदूरी कि उसका जीवन अच्छे से चले, उसका जो निर्वाह है अच्छे से हो, इतनी मजदूरी मिनिमम की बात कर रहे हैं। और शिष्ट जीवन, अच्छा जीवन, अवकाश भी मिलना चाहिए, ये भी नहीं कि 24/7 काम ही करवा रहे हैं, अवकाश दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करेगा, जैसे होली दिवाली में छुट्टियां मिलना, ठीक है, या और भी आपके जैसे सामाजिक कार्यों के लिए छुट्टी, ठीक है। वैसे हम लोग देखते हैं निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन, अवकाश, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया डीपीएसपी का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक। देखो डीपीएस में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और हम लोगों ने पढ़ा है 36 से लेकर, ये देखिए अनुच्छेद 36 से लेकर लास्ट में कौन सा था 43, ये देखिए अनुच्छेद 43 तक, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 43 तक आज हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया, और सेकंड क्लास में बाकी के बचे हुए आर्टिकल हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ओके, बात समझ में आई, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और बेहतरीन कंटेंट के साथ में आप अपनी पढ़ाई करें, और आप खुद पाएंगे कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यही इस क्लास से ही प्रोवाइड होगी, यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।